आपने यह तो देखा ही होगा, जब किसी वस्तु को किसी पृष्ठ पर धकेलते हैं तब वस्तु कुछ दूर जाकर रुक जाती है। उदाहरण के लिए, जब हम एक लकड़ी के ब्लॉक को टेबल के ऊपर सरकाते हैं तब ब्लॉक कुछ दूर जाकर रुक जाता है। इसका मतलब कोई ना कोई बल ब्लॉक के गति के विपरीत दिशा में लगा होगा, जो कि ब्लॉक को कुछ दूर जाकर रोक देता है। इसी बल को हम घर्षण बल या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स प्रमुख दो कारणों से लगता है। पहला प्रमुख कारण है प्रत्येक वस्तु के सतह का खुरदुरा होना। दुनिया की कोई भी वस्तु चाहे कितनी भी चिकनी क्यों ना हो, उसके पृष्ठ में कुछ न कुछ खुरदुरापन या छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम रियल लाइफ में कांच और कागज को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तब उनके पृष्ठ पर इस तरह का खुरदुरापन दिखता है। आप देख सकते हैं कांच में खुरदुरापन, कागज की सपेज बहुत कम है। जिन पदार्थों के पृष्ठ पर खुरदुरापन कम रहता है उनमें कम घर्षण बल लगता है, और जिन पदार्थों के पृष्ठ पर खुरदुरापन अधिक रहता है उनमें घर्षण बल भी अधिक लगता है। जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रखते हैं तब दोनों वस्तु इस तरह से खांचों के माध्यम से लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जब हम वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की कोशिश करते हैं तब घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में लगता है। दूसरा कारण है दो पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल और असंजक बल। दो एक समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक बल कहते हैं, जैसे कि कांच और कांच के बीच लगने वाला बल। वहीं अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं, जैसे कि कांच और स्टील के बीच लगने वाला बल। क्या अब हम घर्षण बल की परिभाषा बोल सकते हैं कि घर्षण बल परस्पर संपर्क में दो पृष्ठों के मध्य लगने वाला वह बल है जो संपर्क पृष्ठ के स्पर्श ही लगता है तथा उनकी अपेक्षिक गति का विरोध करता है। आई थिंक कि आप घर्षण बल को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्थैतिक घर्षण एंड सीमांत घर्षण बल। इसको समझने के लिए कन्वेंशनल एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। हमारे पास इस तरह का एक ब्लॉक है जो कि इस पृष्ठ पर रखा हुआ है। इस समय ब्लॉक का भार mg नीचे की ओर एक्ट करेगा। यह ब्लॉक नीचे नहीं गिर रहा, रुका हुआ है। इसका मतलब यह पृष्ठ भार mg के बराबर प्रतिक्रिया बल r ऊपर की ओर लगाएगा, जो कि इस ब्लॉक के भार को निरस्त करके उसे रोके रहता है। इस समय घर्षण बल शून्य होता है क्योंकि ब्लॉक में क्षैतिज में कोई बाह्य बल उपस्थित नहीं है। अब यदि इस ब्लॉक में रस्सी द्वारा गिरने की सहायता से क्षैतिज बल लगाएं, तब जैसे ही हम थोड़ा सा बल लगाते हैं तब इस बल के विरोध में घर्षण बल F विपरीत दिशा में लगने लगता है। इस घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं क्योंकि अभी ब्लॉक स्थिर है। अब यदि क्षैतिज बल का मान बढ़ाते जाएं तो स्थैतिक घर्षण बल भी बढ़ता जाता है, परंतु एक समय के बाद बल का परिमाण बढ़ाने पर घर्षण बल नहीं बढ़ता। जब स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिकतम होता है और बाह्य बल का परिमाण थोड़ा सा भी बढ़ा देने पर वस्तु फिसलने लगती है, तब स्थैतिक घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल बोलते हैं। इसकी मीनिंग तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। सीमांत मतलब सीमा का अंत, अर्थात अंतिम सीमा। नेक्स्ट टॉपिक है
घर्षण के नियम, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट नियम है घर्षण बल का परिमाण संपर्क पृष्ठों की प्रकृति पर तथा उनके खुरदुरेपन अथवा चिकनेपन पर निर्भर करता है। यह स्पर्श में पृष्ठों के क्षेत्रफल अथवा उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। सेकंड नियम है घर्षण बल सदैव पृष्ठों के समांतर या स्पर्शी तथा गति की दिशा के विपरीत लगता है। आई थिंक कि ये दोनों नियम आपको समझ आ गए होंगे और इनमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। थर्ड नियम है दो पृष्ठों के मध्य घर्षण बल का परिमाण उनके बीच अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात घर्षण बल F अनुक्रमानुपाती होगा प्रतिक्रिया बल R के। अब इस अनुक्रमानुपाती को यदि इक्वल में कन्वर्ट करना है तब हमें एक नियतांक ऐड करना होगा। नियतांक ऐड करने पर F अनुक्रमानुपाती R के स्थान पर F = म्यू R मिलेगा। इस नियतांक म्यू को घर्षण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं और इसका मान संपर्क पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब तक वस्तु स्थिर होती है म्यू को स्थैतिक घर्षण गुणांक μs कहते हैं और जब वस्तु गति करने लगती है तब म्यू को गति घर्षण गुणांक μk कहते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं दो संपर्क पृष्ठों के बीच उनके स्थैतिक घर्षण गुणांक और गतिक घर्षण गुणांक दिए हुए हैं। इस समीकरण F = μr को देखकर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि जब प्रतिक्रिया बल R वस्तु के भार W के बराबर होता है तो हम R के स्थान पर W क्यों नहीं लिखते? परंतु आपको बता दें हर स्थिति में प्रतिक्रिया बल R वस्तु के भार के बराबर नहीं होता। इसको समझने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन में मान लेते हैं वस्तु का भार 30 न्यूटन है। इस स्थिति में प्रतिक्रिया बल R वस्तु के भार के बराबर होगा, परंतु दूसरी कंडीशन में भी यदि वस्तु का भार 30 न्यूटन हो और एक आदमी वस्तु को ऊपर की ओर 10 न्यूटन के बल से खींच रहा हो तब इस पृष्ठ के ऊपर वस्तु का नेट भार 30 - 10 न्यूटन के बराबर होगा, अर्थात 20 न्यूटन होगा। इस स्थिति में पृष्ठ वस्तु पर 20 न्यूटन का प्रतिक्रिया बल आरोपित करेगा। इधर पे देख सकते हैं अलग अलग कंडीशन में पृष्ठ द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल अलग अलग है।